बुजुर्ग लोग हैं ना, पहले जमाना के लोग, वो सब ज्यादातर गिनती इसी भाषा में लिखते हैं। और हम लोग को लगता है कि हमने की तो पढ़ाई में नहीं है ये सब, है लेकिन टीचर लोग ये सब पढ़ाते ही नहीं, हमको खुद नहीं पढ़ाया गया है। तो ये अचानक से याद आ गया तो इसीलिए लिख दिया, और ये टॉपिक में भी था। इस वर्ण विचार में 7 चीजें हम लोग को पढ़ना है। वर्ण, वर्ण के भेद, जैसे कि स्वर वर्ण ये नहीं, स्वर्ण के भेद जैसे उच्चारण के स्थान की दृष्टि से, उच्चारण स्थान की दृष्टि से वो सब जो है वर्ण का भेद आएगा। फिर मात्रा हम लोग के आ ई उ ये सब के मात्रा के साथ में। फिर संयोग, जो कि हल्का सा यहीं पर लिख दिए हैं, इसमें देखो हल्का सा ये मिल गया है, जो कि इसी में आएगा संयोग, मतलब संयुक्ताक्षर में, और ये संस्कृत में भी हूबहू मिलेगा। बालाघात आएगा, जो कि एग्जाम में आता है, बहुत पहले से आ रहा था और एग्जाम में पूछता भी है सूर्य लहर के बारे में। और संधि तो सबसे फेवरेट होता है, चाहे संस्कृत रहे चाहे हिंदी रहे। समाज सब दूसरा में आएगा, क्योंकि वो सब में पद वाला बात आता है, इसमें वर्ण के बात आ रहा है। तो सारा चीजों को पढ़ने में हम लोग को मतलब वर्ण विचार को 7 क्लास लगेगा। 7 क्लास से ज्यादा भी हो सकता है, किसी में टॉपिक कम रहेगा, किसी में ज्यादा रहेगा बताने को। तो हम लोग आज पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, वो है वर्ण से। वर्ण भेद नहीं, ये पहला जितना भी है पूरा बोर्ड पर सब वर्ण के अंदर की बात है। वर्ण भेद अगला क्लास में चलेंगे, लेकिन आज सिर्फ ये है। तो पहला क्लास तो 6 दिन, मतलब कि ये क्लास 1 सप्ताह तक चलेगा टोटली ऐसे करके। तो हम लोग पहले जानते हैं, इसका परिभाषा संस्कृत में भी दिया गया था कि वर्ण क्या है सर। यहाँ पे बहुत छोटा लिखे हैं, वर्ण भाषा की प्रारंभिक इकाई है, मतलब कि पहला चीज। वर्ण भाषा कुछ भी बोलते तो उसमें पहला इकाई वर्ण को ही माना जाता है, क्योंकि वर्ण ही नहीं रहेगा तो बोलेंगे कैसे। और जब हम लोग दूसरा किताब में देखते हैं तो किससे कहते हैं, वर्ण जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ये सब संस्कृत का थोड़ा सा डिफिनेशन आता है, कुछ इसका कुछ उसका, तो दोनों में 19-20 का फर्क रहता है, मतलब सब वही है। जिसका खंड टुकड़ा नहीं करते वो भी वर्ण ही है, लेकिन वर्ण हम लोग बोलने का पहला इकाई समझते हैं। तो वर्ण हम लोग समझ लेते हैं सर, उसके बाद में शब्द को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि शब्द क्या होता है सर। तो वर्ण के समूह, ये थोड़ा सा शब्द बन जाता है। वर्ण जो भी है, का और ला मिला देते हैं सर, तो एगो और एगो दूगो, तो कल बन जाता है। का, ला और मा मिला देते हैं तो कलम बन जाता है। तो जो ये अकेले है ये है वर्ण, पहला अक्षर, और मिल करके बना वो हो गया शब्द। जस्ट यही चीज है। और पद क्या है सर, तो शब्द विभक्ति से युक्त होकर पद बन जाता है। तो विभक्ति कर्ता ने कर्म को, ये सब थोड़ा बहुत जब आगे जाओगे तो पढ़ोगे, तो उससे रिलेटेड जो भी होगा वो सब पद में आ जाता है। जैसे सपोज दैट कि इसके लिए एग्जांपल कौन सा ले ले, शब्द विभक्ति से युक्त होकर, मतलब कि अगर मान लेते हैं कि के भी लिखते हैं तो ये भी एक तरह के पद ही हो जाता है, क्योंकि का और इसमें एक मात्रा आया हुआ है, तो इसमें ए के मात्रा के साथ में आया है, तो ये एक तरह के पद हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों चीजें ऐड हो गई। पद का मतलब अर्थ क्या है? शब्द जैसा है ना, शब्द सेम टू सेम, शब्द जैसा ही पद होता है, लेकिन देखने में शब्द थोड़ा बड़ा लग सकता है और पद जो है थोड़ा सा छोटा लग सकता है, जस्ट यही इसका अंतर है। और वाक्य, वाक्य तो सब लोग जानता है, पदों का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। तो राम सीता के साथ वन जाता है, तो इस तरीके से जो लंबा लाइनिंग बना, तो वो सबको हम लोग वाक्य कहते हैं। उसमें से भी आया है, राम के भी आया है, तो ये सब चीजें होते रहता है। तो यही हो गया है मेरा वाक्य। अब ये लिपि, थोड़ा सा इसको समझना। लिपि अधिकतर हम जहां तक नोटिस किए हैं कि लिपि के बारे में जल्दी कोई बताते ही नहीं है। लिपि मतलब क्या सर, वर्ण जिस रूप में अंकित होता है उसको हम लोग लिपि कहते हैं। तो जो हम लोग का हिंदी लिखावट है वो कहाँ से लिया गया है, तो देवनागरी लिपि से लिया गया है। हम लोग का भाषा देवनागरी लिपि, इसको याद रखेगा। हमको इसके बारे में पहली बार एग्जाम हॉल में पता चला था कि देवनागरी लिपि होता है। जिस भाषा में हम लोग लिखते हैं, मैडम वहां के बोले थी कि कौन सा लैंग्वेज में एग्जाम लिखोगे, तो हिंदी में, तो लिखो देवनागरी। तो हमको एग्जाम हॉल में ये चीज पता चला था, अन्यथा हमको कोई नहीं बताया था, टीचर भी नहीं बताए थे सब बातें। इसीलिए इसको ध्यान रखेगा कि लिपि के बारे में। और यहाँ पर कुछ चीजें भी, और एक चीज छोड़े हैं कि लिपि का गिनती कैसा होता है, जो कि हम लोग को पुराना जमाना का जो हिंदी लिखा था उर्दू टाइप में वो है, तो उसको भी लिख देंगे इसको थोड़ा क्लीन करने के बाद, क्योंकि वो इसी का है, वर्ण के अंदर में है। तो ये चीज को याद रखना है कि लिपि या तो वर्ण रूप ही लिपि है, इसको शॉर्टकट में बोलेंगे तो
वर्ण रूप को ही हम लोग लिपि बोल देते हैं। वर्ण के कैसा रूप है लिखावट, उसको हम लोग लिपि बोल देते हैं। अब यहाँ से एक्चुअली बात चल रहा है, ये सब छोटा सा चीज हम लोग को बताना था। वर्ण के बात किए, अब वर्ण के भेद के बात करते हैं। तो वर्ण के दो भेद हम लोग जानते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। सब में वर्ण लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और स्वर वर्ण का डिफिनेशन और व्यंजन वर्ण का, जो कि संस्कृत में भी दिया गया है, दोनों में सेम टू सेम ही चलता है। स्वर वर्ण जो किसी से सहायता नहीं लेता है तो स्वर वर्ण हो गया। तो कौन सहायता नहीं लेता है? आई जितना है ना, कोई सहायता नहीं लेता है। आ ई जो भी आता है पूरा आई वाला, कोई किसी से सहायता नहीं लेता है। और व्यंजन वर्ण में सर जो स्वर वर्ण की सहायता लेता है, तो सहायता लेता है तो का लिखा हुआ है, तो का में इस तरीके से का और आ के साथ में रहता है, तब ये पूरा का बनता है। खा में भी सेम वैसा ही है। चा था जितना भी है, मतलब कि हम लोग का स्पर्श व्यंजन वगैरह, वो सारा का सारा व्यंजन में स्वर लगा ही रहता है, स्वर वर्ण। यहाँ पर एक चीज और, हिंदी वर्णमाला में सारे व्यंजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझना ध्यान से। जितना भी व्यंजन है सब में आ स्वर से युक्त होता है, मतलब कि सभी में आ छुपा हुआ रहता है, सब में आ लगा हुआ रहता है। का खा गा घा अंगा चा छा जा, पूरा जहां तक हम लोग बोलते हैं माँ या ये सब में माँ, ये सब उन सभी तक के जितना भी हम लोग का व्यंजन मिलता है, व्यंजन वर्ण हा वगैरह सब चीज, उन सभी में आ छुपा हुआ रहता है। ये दम आधा का रहेगा तो मतलब नहीं रहेगा, नहीं आधा का, जैसे कि का के साथ में हलंत आ गया तो नहीं रहेगा इसमें आ। और अभी आगे पढ़ाएंगे जिसमें खाली ऐसे करके का लिखने को बात आएगा, ठीक है। तो वो सब चीजें आएगी ही सब में, संयोगी शब्द के बाद में इन सब में कुछ में आएगा ये वाला। तो अब यहाँ पर एक चीज और, जो कि हम लोग नाम सुनते हैं लेकिन क्लास में तो नहीं बताते हैं, हम भी नहीं, हमको भी नहीं बताया गया था। हलंत हलंत नाम सुनते हैं, लेकिन हलंत के मतलब बहुत कम ही लोग या तो ऐसे जानते हैं ना कि ये जो नीचे खींच देते हैं ऐसे, तो इसको हलंत बोलते हैं, लेकिन इसको हलंत नहीं बोलते हैं, इसको ध्यान से समझना। लिखित रूप में स्वर विहीनता केवल व्यंजन वर्ण के सूचक के रूप में वर्ण के नीचे एक चिन्ह, देखो ये चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसे हम लोग हल कहते हैं, और जिसको लोग कहते हैं ना कि इसको खींच दो तो ये हलंत हो गया, वो हलंत नहीं, ये हल सिर्फ इसको बोलेंगे। और अगर इसी के साथ में हम लोग वर्ण को ऐड कर देंगे सर, जैसे सपोज दैट में ला और ला के नीचे में ऐड कर दिए, तो ये पूरा हलंत अब हुआ। खाली इसको तो ये खाली हल हुआ है, और अक्षर के साथ में लग गया तब हलंत हुआ। तो इसका लगाने का क्या मतलब है? इसका लगाने का मतलब हुआ कि स्वर वर्ण नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है? स्वर विहीनता, मतलब नहीं कि स्वर वर्ण उसमें रहेगा ही नहीं, यही हल का मतलब, हलंत का मतलब होता है कि उसमें स्वर वर्ण नहीं है, वो अकेले है जो भी कुछ है सो। तो जस्ट यही चीज है, जैसे हम यहाँ पर भी लिख दिए हैं, हल शब्द का यहाँ पर जो ला है, ला के नीचे में जो हल खींचा हुआ है, तो इसको हम लोग हलंत कहते हैं, ठीक है ना, कि ला के नीचे हल तब होगा हलंत। ये चीज को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहाँ से इतना दूर में एग्जाम में कोई खास चीजें नहीं पूछने वाला है, ये सब नॉर्मल नॉलेज के लिए है, लेकिन यहाँ जो नीचे सब छोटा छोटा लिखा हुआ है, ये सब एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। जैसे सर यहाँ पर स्वर वर्ण कितने होते हैं सब नहीं लिखे हैं, सब यहाँ नीचे लिख दिए हैं। स्वर वर्ण कितने? 11 होता है। कुछ किताब में इन सबको मूल स्वर कहा गया है, और कुछ किताब में इसी को ह्रस्व स्वर कहा गया है। और मूल स्वर में आ ई उ ए ओ, ये चीज को रखा गया है। तो अब किताब के ऊपर डिपेंड पड़ता है, लेकिन हम लोग को ऑप्शन के अनुसार सोचेंगे, क्योंकि ये सब ज्यादातर ऑप्शन में आता है। तो किताब में एक किताब ऐसा लिखा है, दूसरा किताब ऐसा लिखा है, तो किसको बात को लेके चले? तो मैं भी जहां तक हमको समझ में आता है कि अगर वैसा हम लोग का ऑप्शन में रहता है तो उसी के अनुसार सोचेंगे। अगर ह्रस्व स्वर जैसा कुछ ऑप्शन में रहता है कि निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन है, तब इस तरीके से इसको टिक लगा सकते हैं। अब अगर उस सिचुएशन में मूल स्वर रहेगा तो इसको टिक लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हो गया स्वर, तो स्वर के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं, उसके बाद व्यंजन की बात करेंगे। स्वर वर्ण 11 होता है, संस्कृत में जाने थे कि 13 होता था। तो यहाँ पर अब स्वर वर्ण के भी कुछ भेद होता है, तो यहाँ पर वही लिख दिए हैं, स्वर वर्ण के 2 प्रकार, एक होता है मूल स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। जो कि संयुक्त स्वर इसमें आ गया है, जो कि ये जो संयोग चैप्टर है ना, इसी में ये वाला आता है, इसी चैप्टर में, संयोग वाला चैप्टर में ये वाला आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताना था तो बता दिए। तो मूल स्वर, तो मूल स्वर क्या होता है सर? जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि 4 मूल स्वर है, जबकि मूल स्वर में
ये चीजें को लिया गया है। आ ई उ ए ओ, इन सबको मूल स्वर में लिया गया है। और मूल स्वर के फिर से अंदर में दो भेद है इसमें, ह्रस्व और दीर्घ, मतलब कि कोई छोटा वाला और कोई बड़ा वाला। तो इसमें देखो आ ई उ री, ये सब जो है ये सब छोटा मात्रा वाला है, इसमें कोई ज्यादा बड़ा मात्रा नहीं लगा हुआ है। और इन सबको ध्यान से देखो, आ, फिर बड़का मात्रा वाला बड़का ई, फिर बड़का उ, ए आई ओ औ। अब इसको डिफिनेशन कभी कभी पूछ देता है ऐसे करके कि मूल स्वर किसे कहते हैं। तो इसमें देखो, जिसमें कम टाइम लगे आ ई उ री, और जिसमें ज्यादा टाइम लगे आ ई उ ए ओ औ, ऐसे इसमें जिसमें ज्यादा टाइम। एक ही है वहां पे, मतलब एक और उस पर नहीं था। अच्छा हाँ यार, ठीक है, ए ए, अच्छा लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए स्टार मार्क नीचे लिख लो कि ह्रस्व स्वर मतलब जिसमें ज्यादा समय लगे उसे ह्रस्व स्वर, सॉरी ह्रस्व स्वर जिसमें कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर, और दीर्घ स्वर जिसमें दुगना टाइम लगे यानी कि ज्यादा समय लगे तो उसको दीर्घ स्वर। ये ऑप्शन में कभी कभी मिलता है कि ह्रस्व स्वर में कितना समय लगता है तो थोड़ा या कम, या तो फिर ऐसे कर देगा कि दीर्घ स्वर में कितना समय लगता है तो दुगना यानी कि बहुत ज्यादा समय लगता है। ये चीज हमको समझाना था, ये सब स्वर वर्ण के बारे में ही था। अब हम लोग आ जाते हैं व्यंजन वर्ण में। व्यंजन वर्ण के भी तीन भेद होता है, इसमें दो प्रकार लिखते हैं, इसमें हम शायद नहीं लिखे हैं लेकिन फिर भी हम समझा देना, साइड में लिख लेगा, ठीक है ना। व्यंजन वर्ण के तीन प्रकार लिख लीजिए साइड में स्टार मार के। पहला सर स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन लगा सकते हैं यहाँ पे व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ये व्यंजन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा, ऊष्म स्पर्श अंतस्थ ऐसे करके। अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं ऑप्शन में रहेगा, 25 26 27 28 जो भी रहेगा। तो ये जितना भी नीचे वाला ये सब 11 से ये सब चीजें वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख लीजिए कॉपी में, याद रखिएगा। एग्जाम में परमानेंट इस समय से कोई नए को आते ही रहता है। स्पर्श व्यंजन 25, तो कहां से कहां तक, इसको थोड़ा सा समझिएगा। का से म तक, का से म तक में तो का वाला से अंग तक 5 अक्षर, चा वाला से इंजा तक 5 अक्षर, टा वाला से टवर्गिना, ता वाला से ना, और पा वाला से म तक। तो इन लोग को हम लोग वर्ग बोलते हैं। तो का से रहेगा तो का वर्ग, चा से रहेगा तो चा वर्ग, क्योंकि सब क्या है सर एगो वर्ग के अंदर में 5 अक्षर आ रहा है। तो कभी कभी ऐसे भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि का वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी, तो 5 गो, चा वर्ग में वर्णों की संख्या 5, तो सब में 5 गो वर्ण होता है, इसको भी लास्ट में स्टार मार के लिख सकते हैं। तो का से लेकर के मा तक में इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक। का से मा तक में स्पर्श व्यंजन। उसके बाद में सर या रा ला वा, इसको बोलते हैं अंतः अस्थ व्यंजन, अंतः अस्थ व्यंजन। और तलबी सा मधनी सा डंटी सा है, ये भी 4 गो है सर, इसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। जैसे हम लोग इसको उच्चारण भी करेंगे ना, तलबिशा मधनिशा, तो थोड़ा सा ज्यादा उष्मा निकलता है, थोड़ा सा गर्मी निकलता है और रगड़ाता थोड़ा ज्यादा है श, इस तरीका से, ठीक है। तो यहाँ पर टोटली हम लोग का व्यंजन व्यंजन क्या हो गया, ऐसे तो जोड़ने के बाद 29 और 4 33 के आसपास आ रहा है ना, 25 4 29 4 33 संस्कृतियों में भी 33 आ रहा था। तो जस्ट यहाँ तक के बताया गया। और जो हा के बाद में आता है छ त्रा स्रा या, ये सब 4 गो, ये सब चीजें जो कि संयोग यानी कि संयुक्त अक्षर में इंटर हो जाएगा। और ये सब ज्यादातर चारों जो है उस संस्कृत में ज्यादा मिलता है और हिंदी में थोड़ा कम मिलता है, कोई कोई किताब में तो छापो नहीं करता है। तो यहाँ तक में हम लोग को जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये भी समझा देते हैं थोड़ा, अनुस्वार यानी कि एगो माथा पर बिंदु जिसको हम लोग अन्न बोलते हैं उसको हम लोग अनुस्वार बोलते हैं, दो का बिंदु जिसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं। तो संस्कृत में सबसे ज्यादा सर ये वाला अनुस्वार, विसर्ग और जो हल होता है उसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, यानी कि हलंत का। ये 3 चीजें का संस्कृत में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है, तो इसलिए इसको तुम ध्यान से समझना और याद रखना है कि विसर्ग मतलब 2 बिंदु लास्ट में, और अनुस्वार मतलब माथा पर एगो, और ये माँ के काम करता है, ठीक है ना, आधा माँ के काम करता है, मतलब कि माँ हलंत के काम करता है, ये कर ले। हम लोग बोलते हैं अन्न, और अगर इसी को लिख देंगे यहाँ पर बिंदु तो इसको हम पढ़ेंगे
हा के ऊपर में बिंदु को हम लोग संस्कृत में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसका अलग सा मतलब होता है, इसका अन का भी मतलब होता है और मा का भी मतलब होता है, संस्कृत के हिसाब से अलग होता है, तो उसको हम लोग संस्कृत में समझ लेंगे। लेकिन इसको फिलहाल के लिए याद रखना है कि अनुस्वार मतलब एक बिंदु और विसर्ग मतलब साइडों में। विसर्ग को हा बोला जाता है, विसर्ग को, जैसे कि आ बोलते हैं तो अ है, हा बोलते हैं का तो क है, खा तो ख है, ऐसे करके बोलते हैं, था तो थ है। तो मतलब विसर्ग को हा के उच्चारण में पढ़ा जाता है और अनुस्वार्ग को माँ के उच्चारण में पढ़ा जाता है। जस्ट ये चीज को संस्कृत में और समझाया जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जिसको जिसको बोल रहा है वीवीआईपी, ये नीचे वाला सारा ही है, लेकिन इसमें आसपास व्यंजन के संख्या 25 याद रखेगा कौन कौन होता है। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ये सब जितना होता है पूरा पांचों के पांचों 25 हो जाएगा, 5 5 25, यानी कि का से मा तक। यार अलावा मतलब कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। और ऑब्जेक्टिव में कभी ऐसे रहता है कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन है, थोड़ा समझा दे रहे हैं। निम्न में अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन है, ऐसे करके और क्वेश्चन रहेगा और नीचे ऑप्शन में रहेगा का, ख, चा, या, ये और हो जाएगा ए में, बी में, सी में और डी में, ऐसे का ऑप्शन रहेगा और जो रहेगा भाई उसको गोल भरना होता है। तो इसमें से चुनो कौन वाला है, या। तो या मतलब डी वाला सर, तो हम लोग को जो ओ मार्कशीट रहेगा उसको हम लोग डी वाला को भर देंगे। तो ये हो गया 1 नंबर। ऐसा ही करके पूछे, इसमें से मिनिमम 2-3 नंबर तो आ ही जाएगा। और इसमें रहेगा सर उसमें व्यंजन, देखने में से कोई भी मिल जाएगा चारों में से, तो चारों उसमें व्यंजन है। जस्ट इसमें इतना काफी है। और इधर में सबसे ज्यादा ये आता है हास्य स्वर और मूल स्वर, ये वाला मूल स्वर या हास्य स्वर करके आ सकता है या दीर्घ स्वर करके आ सकता है। जो इसका छोटा से छोटा भेद है वही वाला, जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा दीर्घ, जिसमें कम समय लगेगा तो उसको हास्य स्वर बोलेंगे। जस्ट इसमें और कुछ नहीं है। एक चीज और छूट गया जिसको भी कंप्लीट कर ही देते हैं। चलिए एक लाइन छूटा हुआ था उसको भी थोड़ा सा क्लियर हो गया है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ये पहला चीज तो याद रखना है परमानेंट हमेशा के लिए। एग्जाम में कहता है कि आप कौन सा भाषा में कॉपी लिखते हैं, तो उसमें लिखिए। अगर हिंदी में लिखते हैं तो आप देवनागरी लिपि लिखिए और इंग्लिश में लिखते हैं तो अंग्रेजी लिखिए, जो भी होता है। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है सर, देवनागरी। पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया है। और हिंदी भाषा यानी कि देवनागरी लिपि में जो बुजुर्ग लोग हैं ना, पहले जमाना के लोग, वो सब ज्यादातर गिनती इसी भाषा में लिखते हैं। और हम लोग को लगता है कि हमने की तो पढ़ाई में नहीं है ये सब है, लेकिन टीचर लोग ये सब पढ़ाते ही नहीं, हमको खुद नहीं पढ़ाया गया है। तो ये अचानक से याद आ गया तो इसीलिए लिख दिया, और ये टॉपिक में भी था इसलिए। तो जीरो को हम लोग जीरो समझते हैं। अधिकतर ध्यान रखना कि जीरो जो होता है लंबा होता है और ओ होता है सो गोल होता है। इस चीज को, अंडा नियन रहेगा तो उसको जीरो बोलते हैं, और एकदम प्योर अंटर नियन रहेगा तो उसको हम लोग ओ बोल देते हैं। प्योर अंटर तो ओ, अंडा नियन थोड़ा सा लंबा होकर के, तब उसको जीरो बोला जाता है। फिर एक देखो ऐसे 2 तरीका से लिखा जा सकता है। तो एक बोलते हैं, दूसरा हिंदी भाषा वाला है 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। और ये वाला कभी कभी देखने को मिलता है 8, कभी कभी ऐसा करके लोग लिख देते हैं, एकदम सेम टू सेम उर्दू टाइप में लगता है देखने में। और 9 कैसे करके तीर जैसा लिखेंगे, तीर धनुष जैसा। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि हम लोग को समझ लेना चाहिए। कभी कभी ये चीजें लिखल मिल जाता है, जोड़ घटाव में कभी कभी ऐसे लोग दे देते हैं और लेकिन गलत सलत बना देता है। अब ऐसे देखेगा इसको जोड़ने के लिए तो क्या लेकिन करेगा, 4 2 6 करेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर भाई तो 5 है ना, ये 3 है 4 है 5 है तो 5 है तो 7 हो जाएगा। तो ये भाषा भी थोड़ा सा जानना चाहिए, ठीक है ना। हमको जब एगो नंबर लिख करके मिला था तो हमको समझ में नहीं आया था, उस दिन से सीख लिए।